कि बॉडी के कौन सा ऑर्गन क्या कह रहा है। आपको आपकी बॉडी बोल के बताती है कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। ओके। उसको खुद अब फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि हमारी बॉडी नेचुरल काम कर रही है। तो मैंने पूछा सर आपको कैसे पता चला कि आपको कैवर्नोमा है? तो बोल रहे सर मैंने ना इसमें सिम्टम डाला था कि मेरा सिर दुखता है, तो इसने गूगल ने पॉसिबिलिटी दिखाई है कि आपको कैवर्नोमा हो सकता है। तो जो पेशेंट आ रहे हैं वही सेल्फ डायग्नोज कर रहे हैं? नहीं सर, वो सेल्फ डायग्नोसिस नहीं कर रहे, वो मिस डायग्नोसिस। यार तेरी उम्र का तो मेरा पोता पोतियां है, तू की इलाज करेगा मेरा। और एक होम्योपैथिक डॉक्टर की अगर मैं बात करूं एज अ कंपैरिजन एलोपैथी डॉक्टर की, तो वो काफी टाइम लेता है और बिल्कुल अलग अलग तरह से, कई बार तो ऐसे सवाल भी पूछते हैं जो उसके रिलेटेड नहीं है। क्या ओवर थिंकिंग का ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में से? जी बिल्कुल है। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लविश पुनियानी स्वागत करता हूं आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लविश टेल में। आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में जुड़ चुके हैं एक ऐसे होम्योपैथी डॉक्टर जिन्होंने बहुत कम उम्र में अकेला प्रोफेशन नहीं बिल्कुल लोगों का ट्रस्ट भी कमाया है। सो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज डॉक्टर दीप सागर सोनी। सो सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी थैंक यू। तो सर, सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले सवाल की ओर चलते हैं, ओके। क्योंकि आप होम्योपैथी प्रोफेशन से आते हैं। आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ही मेरा जो सवाल रहेगा कि होम्योपैथी स्लो है या ये सिर्फ मिथ है? देखिए, अभी इसको हम मिथ भी नहीं कह सकते और ये फैक्ट भी नहीं है। होम्योपैथी स्लो नहीं है। अभी हम मार्केट जा रहे हैं, कोई एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, सपोज कर लो किसी को फीवर है, तो पहला सोल्ट उसके माइंड में क्या आएगा सर? क्या मेडिसिन लेगा वो फीवर के लिए? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल सर। तो पैरासीटामोल खाते ही उसका फीवर उतर गया। हम्म, लेकिन क्या वो फीवर अंदर से खत्म हुआ? नहीं। सिम्टम्स को सबसाइड करना अलग बात है और डिजीज को क्योर करना अलग बात है। तो होम्योपैथी डिजीज को क्योर करती है, सिम्टम्स को सबसाइड नहीं करती है। इसलिए होम्योपैथी थोड़ा टाइम ले जाती है डीपली एक्ट करने में। लेकिन ये चीज अब टाइम के साथ साथ एडवांस होती जा रही है। होम्योपैथी भी आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको बहुत जल्दी से जल्दी रिलीव करती है। तो सर, नॉर्मली हम तो वैसे ऐसे ही देखते हैं कि जैसे फीवर का आपने बताया ना कि हम्म। पैरासीटामोल ली और वो ठीक है। हम्म। नॉर्मली जब पैरासीटामोल ही हम जैसे लो 2-3 दिन लिया और उसके बाद फीवर हम कहें कि ऊपर से तो चलो ठीक भी हो जाता है, हम्म। अब अंदर से आपने बताया कि नहीं होता। हम्म। तो कहने का मतलब कि क्या फीवर पूरी तरह से ठीक नहीं होता पैरासीटामोल से? पैरासीटामोल सिर्फ और सिर्फ फीवर सबसाइड करने के लिए है, उसके सिम्टम्स को कम कर सकती है। पैरासीटामोल का एक्ट क्या है? वो बॉडी का टेम्परेचर लूज करने में आपको हेल्प कर रही है। लेकिन आपको फीवर क्यों हुआ, जी। वो डिपेंड करता है आप किस फैक्टर से फीवर हुआ। ओके। तो सर, दूसरी मेरी बात ये थी सर आपसे कि जैसे ये मतलब होम्योपैथी है, तो जी। आमतौर पर मैंने ये देखा है कि होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं ना, वो काफ़ी टाइम पर मतलब टाइम लेते हैं पेशेंट के साथ जी। जी। और वो हर मसले पर बात करते हैं। मैंने ये भी देखा है। तो इससे आप थोड़ा बताएँगे कि ये, क्योंकि आमतौर पे जैसे हम एलोपैथी डॉक्टर की बात करूँ तो मैं, हम्म। तो वो सीधा पूछता है बीमारी क्या है और क्या डिज़ीज़ है आपको, और सीधा वो या कोई टेस्ट लिख देंगे या कुछ करके मिनटों जी। में जी। फ्री कर देते हैं। और जी एक होम्योपैथिक डॉक्टर की अगर मैं बात करूँ एज़ अ कंपैरिज़न एलोपैथी डॉक्टर की, तो वो काफ़ी टाइम लेता है और बिल्कुल अलग-अलग तरह से, कई बार तो ऐसे सवाल भी पूछते हैं जो उसके रिलेटेड नहीं है। तो आप इसको हमें बताएँगे थोड़ा-सा? देखो, ये जो इतने ज्यादा इंटेरोगेशन हम करते हैं या इतने सवाल पूछते हैं, तो ये पार्ट है हमारा केस टेकिंग का। इन एक्चुअल होम्योपैथिक मेडिसिन डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि हम गए और प्रॉब्लम बताई कि सिर दुख रहा है तो मेडिसिन दे दी। ये जो हम इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है कि प्रॉब्लम किस वजह से शुरू हुई, कितने टाइम से है, और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसमें क्या क्या म्याज्म काम करते हैं। देखो, जैसे आयुर्वेद में होता है वात पित्त कफ, उस तरह से होम्योपैथी एक अलग तरह से काम करती है। इसमें म्याज्म्स होते हैं साइको सोरा सिफिलिटिक एंड ट्यूबरकुलर। ठीक है। ठीक है, तो उन म्याज्मिक बैकग्राउंड को फाइंड आउट करना, आपके मेंटल सिम्टम्स को फाइंड आउट करना कि आपको गुस्सा कितनी जल्दी आ रहा है, आपकी पास्ट लाइफ कैसी रही है। देखो, आज कोई भी प्रॉब्लम है वो शुरू जो होती है स्ट्रेस से होती है, तो जी। स्ट्रेस का क्या फैक्टर है, वो इतना सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए हमें घंटों बैठ के ऐसे सीबीआई की तरह इंटेरोगेशन करनी पड़ती है। तो आपका कहने का मतलब है कि स्ट्रेस और ये जो मतलब इमोशंस प्रॉब्लम है, क्या ये बीमारी क्रिएट करती है? बिल्कुल। अभी इन दिनों पेशेंट्स को काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, तो वो एक ही कंप्लेंट लेके आते हैं, सर हमें डायबिटीज़ है या हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। आज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मोटापे से प्रॉब्लम में हैं। बिल्कुल। मोटापा कहीं ना कहीं थायराइड की वजह से आ रहा है, और उसके साथ साथ अंडरलाइन कॉज और भी है कि लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। इन एक्चुअल हमारी पूरी बॉडी कहाँ से कंट्रोल हो रही है सर? हमारे माइंड से हो रही है। और माइंड के अंदर अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, केमिकल्स, सब कुछ माइंड कंट्रोल कर रहा है। हमारी थायराइड ग्लैंड तक को माइंड कंट्रोल कर रहा है, हमारी पिट्यूटरी। जी। तो
जब हम स्ट्रेस में होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल का और एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से माइंड उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हार्मोनल सिक्रीशन कम कर देता है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन माइंड पे काम करती है। सर, होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ माइंड पे या पर्टिकुलर ऑर्गन पे नहीं, आपकी पूरी की पूरी बॉडी पे काम करती है। जी। हमारे एक छोटा सा लाइन है, होम्योपैथी डजंट ट्रीट द डिजीज, इट ट्रीट द पेशेंट एज अ होल। ओके। जी, बिल्कुल। तो सर वैसे मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी पहले होम्योपैथी की, और मुझे लगता है शायद व्यूअर्स भी ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपको पहले थी या नहीं थी इस बारे में। अभी मैं थोड़ा-सा कुछ डिज़ीज़ के बारे में बात करूँगा आपसे, जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस के बारे में। जी। तो आज ना एक आपने देखा होगा कि ओवरथिंकिंग बड़ा चल रहा है। जी बिल्कुल। तो क्या ओवरथिंकिंग भी बीमारी बना सकती है? सर, ओवर थिंकिंग सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि खुद में एक बीमारी है। जी, ओवर थिंकिंग करता हुआ इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, जी। सबसे पहली प्रॉब्लम। बिल्कुल, बिल्कुल। सेकेंडली, हम ओवर थिंक कर रहे हैं कि यार वो ऐसे जा रहा है, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हम, हमारी बॉडी की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर टाइम हमारी बॉडी वाइब्रेशंस रिलीज करती है। जी, ठीक है, एज अ मैंने कुछ टाइम पहले मैंने मेडिटेशन में भी एक डिप्लोमा ली थी। जी, ठीक है, तो उसमें हमने सीखा कि किस तरह से हमारी बॉडी वाइब्रेशंस रिलीज करती है, हमारा ओरा, और उस सब के बारे में मैंने स्टडी किया था। तो उसमें पता चलता है कि जब हम नेगेटिव सोच रहे हैं, हम ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंक कभी भी आदमी पॉजिटिव करता ही नहीं आज के टाइम जी, में, जी, जी। वो हमेशा नेगेटिव ही नेगेटिव करेगा, ही और करेगा। जब वो नेगेटिव करेगा तो उसकी जो वाइब्रेशंस है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो सब इम्बैलेंस हो जाती है। और जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस इम्बैलेंस होंगी, हमारे माइंड के अंदर डिप्रेशन और हमारी हार्ट बीट के अंदर एरिथमिया होगा। कभी भी आप देखना, जिसको टेंशन या स्ट्रेस होता होगा, जो ओवर थिंक करता होगा, उसको कभी ऐसे सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है काफी बार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर क्या ओवरथिंकिंग का ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में सर? जी बिल्कुल है, लेकिन मैं होम्योपैथिक मेडिसिन देने के साथ साथ पेशेंट्स को मेडिटेशन की तरफ भी मैं उनको भेजने की कोशिश करता हूँ कि उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, जिससे हमारे माइंड का कोर्टिसोल लेवल्स कम हो जाता है और डोपामिन और सेरोटोनिन को सिक्रीशन मिलती है, जिसकी वजह से उसका जो मेंटल बैलेंस है वो नॉर्मल रहे। आप सर मुझे लगता है आप मेडिटेशन भी काफ़ी टाइम करते रहे हैं जी, और अभी भी कर रहा सीखे हूँ। भी हैं आप। जी बिल्कुल। तो आप कहाँ से सर सीखे थे सबसे मेडिटेशन? पहले तो मैं अपने गुरुजी से, मेरे गुरुजी हैं जैन धर्म से, ओके। उनकी छत्र छाया में मैंने सीखी है। जी, उसके बाद डॉक्टर केरन ई वेल्स हैं यूनाइटेड किंगडम से, जी, कुछ क्लासेस मैंने उनसे ली हैं। तो जी, जी। वो इन, देखो, स्पिरिचुअल और साइंस को मिक्स करके एक उसका टोटल मैं एक जी, पेशेंट जी। की तरफ डिलीवर करता हूँ। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब दोनों का बैलेंस बना कर जी के, बिल्कुल। तो अगर कहीं न कहीं हम बैलेंस बनाएँगे तो कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग का बिल्कुल निकलेगा सर, हल। कहीं ना कहीं नहीं निकलेगा ही निकलेगा, 100% श्योर है। ठीक है जी, ओके। तो सर क्या एंग्ज़ायटी शरीर पर असर डालती है? बिल्कुल सर, जैसे हमने अभी बात की है, एंग्जाइटी का मतलब क्या है? अ, एंग्जाइटी हमारी ओवर थिंकिंग से आती है। एंग्जाइटी यानी एकदम से हमारे को घबराहट होना, ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ मैं एंग्जाइटी के। हमें घबराहट हो रही है, अचानक से उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोल्ड स्वेट आ रहा है, पेट में अचानक से हलचल तेज होना, और ये सब एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। तो एंग्जाइटी सबसे पहला इफेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी और कार्डियो, एंड थर्ड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे डालती है। जिस पेशेंट को एंग्जाइटी होगी उसको भूख लगनी कम हो जाती है, या वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है। जी। ठीक है, और उस कम ज़्यादा खाने से हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाते हैं, और यही एंग्जाइटी यहाँ से हमारी बॉडी में डिजीज करनी शुरू कर देती है। तो सर आपको लगा कि मतलब ऐसी कौन-सी बीमारी है जो लोग आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं? जी। सी, मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में जो फाइंड आउट किया है, लोग अपनी जीआईटी रिलेटेड, यानी अपने गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको इग्नोर करते हैं। किसी को कब्जी की समस्या है तो वो इग्नोर करता रहता है, लेकिन ये आगे चल के पाइल्स की भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। जी, बिल्कुल। चाहे उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ खाना खाने के बाद वोमिटिंग आ रही है, सबसे कॉमनली जो लोग इग्नोर करते हैं वो ये है। मेरा अगला क्वेश्चन है सर आपसे कि हम्म। जैसे सर आप यंग एज में जो आप इतना सीरियस प्रोफेशन हैंडल कर रहे हैं जो, तो ये इतना यंग एज में जो आप ये इतना जो प्रोफेशन हैंडल कर रहे हैं, तो ये कितना मुश्किल है? सर, मुश्किल ऐसा कुछ नहीं है। सी, एक्सपीरियंस आता रहता है। मैं कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई माँ के पेट से ही सीख के आ गया। नहीं, 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 सबको बिल्कुल। सीखना पड़ता है। ठीक है, कोई आज हम चलना शुरू कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो अपने वहां पहुंच जाएंगे ना जहाँ हमें जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो एज अ न्यू प्रैक्टिशनर या नए नए क्लिनिक्स में हमें दिक्कत आती है, वो ये आती है कि कोई थोड़े ओल्ड एज पेशेंट्स आते हैं ना, वो आके सीधा हमें एज से जज करते हैं कि यार तेरी उम्र का तो मेरा पोता पोती है, तू की इलाज करेगा मेरा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
कहीं ना कहीं सर आप नहीं है, मैंने कई जो आजकल जो नए यंग डॉक्टर बन रहे हैं ना, जैसे कहीं अपने बात करें कि हमारी जो जेंजी डॉक्टर बन रहे हैं, जी जी तो ये आपके साथ नहीं है, मैंने काफी बार देखा कि एज से जज किया जाता है बिल्कुल। बिल्कुल। और सेकंड फैक्टर आता है कि डॉक्टर को जो हमारे पेशेंट्स हैं वो भी जेंजी हैं, तो ओके वो ओके। पहले से ही सेल्फ डायग्नोसिस करके आते हैं चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। जेमिनाई, गूगल से। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले एक पेशेंट आया, आपके जितना होगा, आके बोल रहा है कि ना मेरे को कैवर्नोमा है। अभी कैवर्नोमा होता है ब्रेन के कैवर्नस साइनस में ट्यूमर हो जाता है, ठीक ओके। है। तो मैंने पूछा सर आपको कैसे पता चला कि आपको कैवर्नोमा है? तो बोल रहे सर मैंने ना इसमें सिम्टम डाला था कि मेरा सिर दुखता है, तो इसने गूगल ने पॉसिबिलिटी दिखाई है कि आपको कैवर्नोमा हो सकता है। फिर उसको बिठा के समझाया, उसको एक्स्ट्रा नॉलेज दी। देखो, जितनी नॉलेज हमें खुद होगी ना, उतनी नॉलेज हम जब पेशेंट को इम्पार्ट करेंगे, फिर ही वो हेल्थ कॉन्शियस होगा या उसको जी हमारे ऊपर ट्रस्ट होगा। जी जी तो जी। मैं हमेशा नॉलेज गेन करने में बिलीव करता हूँ। ओके। तो सर कहीं ना कहीं आपको तो फिर लगा होगा कि आजकल तो जो पेशेंट आ रहे हैं वही सेल्फ डायग्नोज कर रहे हैं। नहीं सर, वो सेल्फ डायग्नोसिस नहीं कर रहे, वो मिस डायग्नोसिस कर रहे हैं। ओके। सेल्फ डायग्नोसिस इज अ डिफरेंट थिंग, मिस डायग्नोसिस उनको और ज्यादा वर्स कर रही है। तो सर एक और बात, जी जैसे आप यंग डॉक्टर बने हो, जी। तो एक यंग डॉक्टर को किन सेक्रीफाइस से गुजरना पड़ता है? अगर ये वीडियो सारे डॉक्टर्स देख रहे हैं या जो इन ट्रेनिंग चल रहे हैं, तो ये हम्म। उनको बताओ कि किन सेक्रीफाइस गुजरना पड़ता है और उसको हैंडल कैसे किया जा सकता है पॉजिटिव वे में। सेक्रीफाइस ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, डॉक्टर जहाँ नाम लग गया ना, हाँ जी एक हाँ जी। मेडिकल प्रोफेशन से जब हम आगे, तो हमारी लाइफ फुल ऑफ सेक्रीफाइसेस होती है। हम जिस दिन, हम आजकल सबसे बेसिक टेस्ट है मेडिकल फील्ड में आने के लिए, नीट, जी जी हम बिल्कुल। सब जानते हैं। तो जिस दिन इंसान या एक कोई स्टूडेंट नीट करने जा रहा है ना, उस दिन से उसकी लाइफ में सेक्रीफाइस शुरू हो जाते हैं। जी जी। तो ठीक है, मैनेज करना होता है हर चीज़ को, चलती का नाम जिंदगी। तो उसको कहीं ना कहीं उसको मैनेज करना है, टाइम है तो उसको स्केड्यूल आउट करो। लेकिन जब एक हम डॉक्टर बन गए हैं, पूरी तरह से फील्ड में आ गए हैं, जी तो जी। उसके बाद हम टाइम मैनेज नहीं कर सकते, हमें आधी रात को भी पेशेंट का कॉल अटेंड करना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने बताया कि आधी रात को पेशेंट का कॉल अटेंड करना पड़ता जी है, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि डॉक्टर एक ऐसा है कि जो 24/7 अवेलेबल ही रहता है हमेशा ही? बिल्कुल सर, मैं अभी अपनी एक पर्सनल बात बता रहा हूँ। अभी मैं 22 डेट को मैं यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली से पूना, और उसी सेम नाइट में वापस आया हूँ और मेरी कमर दुख रही है। नो डाउट मैं पेशेंट से फिर भी मैं बात करने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है क्लिनिक। जी बिल्कुल। तो सर कहीं ना कहीं फिर पर्सनल लाइफ जो डॉक्टर्स की है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? सर मैं जितने भी डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबको एक ही बात बोलूंगा कि वो सब एक डॉक्टर से ही शादी करें, फिर ही वो उनकी आपस में एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है। आप इसको जो मर्जी कम समझो, आप चाहे इसको सजेशन समझो चाहे एडवाइस समझो, मैं उनको यही कहूंगा कि आप एक डॉक्टर से ही मैरिज करो। क्योंकि एटलीस्ट आप दोनों की एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना कि हाँ यार, इस फील्ड में टाइम लगता है। जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिर हर एक डॉक्टर को एक डॉक्टर देखना चाहिए ना। दैट्स अप टू द, देखो ये तो सब ऊपर की बात है, अपन तो इसके लिए कुछ नहीं कह सकते। जी बिल्कुल। तो सर कभी आपको अपने ऐसा लगा कि किसी कोई ऐसा पेशेंट ने जो आपको कहीं कि हैरान किया हो, या कुछ इस तरह का जो अपने कहना कोई ड्रामा बना हो, सीन बना हो, कोई ऐसा पेशेंट या कोई इस तरह के आपका कोई सीन? नहीं, ऐसा सच ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं यहाँ पे पास में एक संस्था है हरप्रभ आसरा, जी बिल्कुल। 41 आरबी। तो वहाँ पे कभी भी किसी भी टाइम पे किसी पेशेंट को एपिलेप्टिक अटैक्स आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी भी पेशेंट का हिस्ट्री नहीं है हमारे पास, या डायग्नोसिस नहीं है। वहाँ हम खुद जा जाके डायग्नोस करते हैं इस पेशेंट को कि इसको मिर्गी की प्रॉब्लम है या एपिलेप्सी है, किसी को डिमेंशिया हो रहा है, या किसी को अल्जाइमर की प्रॉब्लम हो गई, अभी किसी को पार्किंसंस है वहाँ पे। तो उन सब पेशेंट्स को हमें डायग्नोस करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा सीन हुआ था कि पेशेंट मेरे सामने बैठा है और वो सडनली इम्पल्सिव होके मार दूंगा कर रहा है, उसको चार जने हम्म। पकड़ रहे हैं। ठीक है, वो एक ड्रामा नहीं बना, लेकिन उस पेशेंट की कंडीशन ही ऐसी थी कि वो इम्पल्सिव हो गया। जी बिल्कुल। तो वहाँ आप सेवा करने जाते हैं, बिल्कुल, मैं वहाँ पे फ्री कैंप्स लगाता हूँ। तो आपको कैसा फील हुआ? वहाँ ये आपको मन में ही शौक था सेवा करने का? सर मेरे को शुरू से ही शौक है कि जो चीज़ हमारे हाथ में है ना, जी। उससे हम दूसरों का फायदा कैसे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं फिर ब्लेसिंग्स भी मिलती है हमें। देखो, मैं सिर्फ काम करना जानता हूँ, उसका क्या मिलेगा उससे मेरे को कोई वो नहीं है। क्या बात है, कर्म करते चलो, बस, फल की इच्छा मत नेकी कर रखो। और खूह में डाल। क्या बात है सर, बिल्कुल बहुत अच्छा सर। मुझे लगा। तो सर एक मेरी बात मैं जी, कहना चाहूंगा आपसे कि लोग सबसे बड़ी जो हेल्थ मिस्टेक है वो क्या करते हैं? देखो, हेल्थ हमारी किचन से शुरू होती है और हमारी किचन से ही खराब होती है। तो लोग जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं ना, वो अपनी डाइट को प्रॉपर मैनेज नहीं करके करते हैं। हमारी किचन में हमारी हर प्रॉब्लम की जड़ भी है और हर प्रॉब्लम का इलाज भी है। जी तो मैं सभी पेशेंट्स को यही बोलूंगा या सभी लोगों को यही बोलूंगा कि वो अपनी डाइट मैनेज करके रखें। जी जी बिल्कुल।
तो सर कहीं ना कहीं हम एक चीज देखते हैं सर कि जैसे हमारा सुबह का जो रूटीन होता है, हम्म नॉर्मली सर हर घर का तो नहीं, हम्म कि आजकल तो चलो वैसे ही सर हम सोते भी, हमारा लाइफस्टाइल ऐसे हो गया कि रात को आम 11 तो आम बजने लग गए बिल्कुल हैं सर बिल्कुल। शहरों में। और आगे सर जब हम देखते थे कि पुराने टाइम में, या हमें मदर फादर भी बताते हैं, जैसे जब एक बॉन्डिंग होती थी ना लोगों की आपस में, जी जी तो कहते थे कि ना 5 o'clock ना कहीं जो सबकी लाइटें जल जाती थी, बिल्कुल। और लोग रहते थे, कहीं ना कहीं लोग आगे गर्म पानी पीते थे, तो ऐसे करते थे। तो आपके हिसाब से आज जैसे चलो आज का जो स्टाइल है, या जो कहें हम, हमारी जो जेंजी ने जो स्टाइल्स बना रखे, जी तो कहीं ना कहीं हम हेल्थी रहे, आपके हिसाब से आप क्या टिप्स दोगे? देखो, हम आज अगर जेनजी का लाइफस्टाइल चेंज करने जाएं वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज हमारे सिस्टम ही ऐसे बन गए हैं, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, चाहे हमारे वर्क फ्रॉम होम की बात करें। हर किसी को स्ट्रेस है, बर्डन है, कि किसी की लास्ट डेट्स हैं, किसी की फाइल्स कंप्लीट करनी है, किसी को ट्रैवल करना है। तो ये सब चीज़ें आज हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। इसमें सिर्फ हेल्दी रहने का एक ही तरीका है कि आप अपना खाना पीना टाइम पे करें, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। फिर काम दूजा। और कहीं ना कहीं अगर टाइम मिले तो उसके साथ साथ हल्की फुल्की फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बताया। तो सर एक आपने और देखा होगा, लेडीज में आजकल थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो बड़ी बढ़ रही है सर। जी बिल्कुल। ये बिल्कुल ये कहीं नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है सर। जी तो इस पर सर आप क्या कहेंगे? सी जैसे हमने अभी पहले बात की है कि एंजाइटी से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं लेडीज जो हैं उनके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। सिर्फ थायराइड ही नहीं, उनका ल्यूटेजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन्स जो उनके फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैनेज कर रहे हैं, जी ये भी इम्बैलेंस हो रहे हैं। थायराइड के साथ साथ ये भी प्रॉब्लम्स हो रही है। अभी जी पहले एक डिजीज चलती थी पीसीओएस, जी जी। अभी उसका नाम बदल दिया, पीएमओएस कर दिया, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके। पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। अभी वो क्यों किया गया है? क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म से ही ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उनको थायराइड है, थायराइड एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में आते हैं, तो वो एंडोक्राइन की वजह से हमारे जो फीमेल्स के ये पीएमओएस, पीसीओडी, ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, मोटापा आ रहा है। तो फीमेल्स कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा सोचती हैं, और ओके। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ओवर थिंकिंग इज द रूट कोज हेयर। या कई फीमेल्स को एकदम से ट्रॉमा होता है, शॉक होता है, तो वो शॉक बॉडी मैनेज नहीं कर पाती है। मेल्स को भी होता है, लेकिन मेल्स आर मच मोर टफर, मैं ये मानता हूँ। वो हार्ड होते हैं थोड़ा, तो वो सह जाते हैं, निकल जाते हैं। जी। फीमेल्स इतनी जल्दी वहां से मूव आउट नहीं कर पाती, या उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाती, तो उनको असर उनकी बॉडी पे दिखता है। इसे हम पीटीएसडी बोलते हैं, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि फीमेल्स ज्यादा इमोशनल होती बिल्कुल सर। अभी आज की जेनजी जो है वो बराबर है, हैं। लेकिन जी। जितना हमने अपने पुराने फीमेल्स को देखा है, मदर, ग्रैंड मदर, उनके भी एक बड़ी जनरेशन, तो उसमें फीमेल्स हमेशा थोड़ी सी ज्यादा इमोशनली रही हैं। जी बिल्कुल सर। तो बिल्कुल आपने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं सर, हमारी जैसे हम हमारी मदर्स को देखते हैं, या जो जी पुराने देखते थे फीमेल्स को, तो कहीं ना कहीं ना उनके अंदर एक ताकत भी होती थी कि दर्द को सहकर अंदर दबाने की। जी बिल्कुल। वो बात करते करते रो पड़ती हैं अचानक से। आपने कभी नोटिस किया होगा, कोई जी जी बुजुर्ग लेडीज आपस में बात कर रही हो कि उसका बुरा हो गया, ऐसे हो गया, वो खुद, मतलब फीमेल्स को भगवान ने कैपेसिटी दी है कि वो दूसरे का दर्द खुद फील कर सकें। तो वो इमोशनली कहीं ना कहीं वो ज्यादा एक दूसरे से टच में रहती हैं, इस वजह से उनको ये इमोशनल प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। सर। जैसे अभी बात आई दबाने की बात, हम्म तो एक सर होता था कि अपनी आम सर बात एक बड़ी फेमस है हम्म। कि अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर करने में, जी या कहीं की खास जने के साथ जैसे हम शेयर करते हैं जी तो जी मन हल्का होता है, ये आम बिल्कुल एक प्रचलित बात है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जैसे हम हमारी प्रॉब्लम्स को अगर हम रियली में शेयर करते हैं जी किसी के साथ, तो क्या इससे हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है इस पर? देखो, अभी एक बात एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा। अपने पास एक स्प्रिंग है, जी उस स्प्रिंग को दबाते रहेंगे, एट लास्ट तो उसको छोड़ना पड़ेगा ना, वो जी बर्स्ट आउट होगा, एकदम से जंप करेगा। लेकिन उसी स्प्रिंग को हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, वो वापस अपनी इलास्टिक टेंडेंसी के जैसे शेप में आ जाएगा। जी। ठीक वैसे ही जब हम अपने इमोशंस को थोड़ा थोड़ा करके अपने ट्रस्ट वर्दी पर्सन से, देखो हर किसी के साथ तो हम शेयर कर नहीं सकते नहीं हैं, नहीं वो बिल्कुल। हमारी, चाहे वो पर्सनल बात है, चाहे कुछ भी है, जी बाहर बिल्कुल। जाती है बात। जी बिल्कुल। जी तो बिल्कुल। जब हम किसी ट्रस्ट वर्दी के साथ बात शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मन हल्का हो रहा है। अभी हम एक बोरा ले लें, उसमें ईंटें भरते रहें, तो वो कब तक हम ढोलेंगे? कहीं ना कहीं तो हमें जाके निकालनी पड़ेंगी ना। तो इससे अच्छा यही है कि मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने इमोशंस को शेयर करो। जी बिल्कुल सर। तो सर
आपके हिसाब से जैसे ये आजकल ये जो मोबाइल एडिक्शन जो बड़ा चल रहा है, जी। तो ये सर हमारी हेल्थ पे कैसा असर कर रहा है? अभी आज एक दूध पीते बच्चे से लेकर एक 80 साल तक के ओल्ड एज के पास एंड्रॉइड्स या स्मार्टफोन्स या एप्पल के फोन्स हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हम सब लोग स्क्रीन से एडिक्ट हो गए हैं। तो ये स्क्रीन एडिक्शन आई कहाँ से, मैं बताता हूँ। ये स्क्रीन एडिक्शन आई है हमारे डोपामाइन से। इन एक्चुअल जब हम वीडियोस देख रहे हैं तो हम उससे एक तरह से एडिक्शन आ गया है। डोपामाइन हमारे ब्रेन में एक सेंस गुड या फील गुड हार्मोन इसको बोलते हैं हम लोग, कि डोपामाइन जब सीक्रेट होता है, अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ देखो देखो वो खुश हो रहे हैं, हम हंस रहे हैं। जैसे ही फोन रख दिया हम थोड़ी देर में उदास हो रहे हैं। तो ये एडिक्शन उस डोपामाइन के जैसे आई है। डोपामाइन का नेचुरल सिक्रीशन हो ही नहीं रहा है हमारी बॉडी में फोन की वजह से। तो जब हम फोन देख रहे हैं वो ट्रिगर हो रहा है, डोपामाइन निकल रहा है ब्रेन में। फोन रखते ही वो डोपामाइन वापस नीचे गिर गया। इस वजह से एडिक्शन बढ़ रहा है। तो इसको अगर हम बोले कि आज एक दिन में छोड़ दें, वो नहीं छूटेगी। हमें कहीं ना कहीं इसको धीरे 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 करके स्क्रीन टाइम बढ़ाना चाहिए। और मैं पेरेंट्स टू बी या जो अभी नए पेरेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे को अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने बच्चे को फोन के साथ बिल्कुल भी एडिक्ट ना करें, उनको स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी ना दें, एटलीस्ट 2 साल तक के बच्चों को। आपको सर हैरानी होगी, मेरे पिछले पॉडकास्ट में ना मैंने प्रिंसिपल सर के साथ जी जी पॉडकास्ट की थी। जी जी तो उन्होंने ना एक एग्जांपल दिया था एलन मस्क का, जी। जो मतलब इसमें रेवोल्यूशन लाने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी में। हम्म। तो उनका अगर आप स्क्रीन टाइम देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक दिन का उनका स्क्रीन टाइम 10 मिनट का भी नहीं है उनका। जी बिल्कुल। जो मतलब अगर अपने कहें कि जो ये प्रोफेशनल में जो प्रोफेशनल्स हैं और जो टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन लगाने वाले हैं, जी अगर उनका जो स्क्रीन टाइम सर आप देखो 10 मिनट का नहीं है, तो हमारा स्क्रीन टाइम देखो आप। सर, तो ही हम एलन मस्क नहीं है। ये भी सही है सर। तो ही हम एलन मस्क नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अगर सर। हमारा भी 10 मिनट से कम होगा, हम भी शायद एलन मस्क नहीं, एटलीस्ट अंबानी तो बन ही जाएंगे। अंबानी तो बन ही जाएंगे सर, बिल्कुल सही बात है सर आपकी। सर एक ना मैंने देखा था आपके जो चैनल पर, आपने एक वीडियो डाली थी अजीनोमोटो पर। जी जी तो सर मुझे आप बताओगे कि जैसे आज वाकई बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि हमारा जो खान पीन का हो गया ना, तो हमें इसको ऐसे बना दिया जैसे हम पुराने टाइम में गुल्लक नहीं होती थी उसको डालते थे। बिल्कुल डालते बिल्कुल। बिल्कुल। तो बिल्कुल हमारा सर आज ऐसा ही, भी रास्ते में अगर हम कहीं जर्नी भी कर रहे हैं, रास्ते में जब भी कहीं होगी, जब हमने देखा कोई फ्रेंचाइजी है या कोई रेस्टोरेंट है या कोई कहाँ है, और वहां गए और सीधा खा पी लिया। और आमतौर पे तो सर लोग बोलते हैं कि चर लिया। ठीक और है, हाँ, अपने बिल्कुल पंजाबियों में ये फेमस बिल्कुल है। पंजाबी में फेमस है कि चर लिया। बिल्कुल चर चर बिल्कुल चर चर, और जा रहा है और मामा जैसे गुल्लक बरते जो, बिल्कुल। वो वाली बात है। तो सर हमें कहीं ना कहीं सर ऐसा आज के टाइम में देखा है कि लोग सर ना बिल्कुल एक इस टाइम पे अवेयर नहीं है कि उसके अंदर है क्या एक्चुअली जो हम खा रहे हैं। क्योंकि आमतौर पे जो पैकेट्स पे तो पीछे लिखा होता है जी ये इंफॉर्मेशन के पीछे लिखा होता है सारा। और लेकिन अगर अपने बात करें जो स्ट्रीट फूड की, जी जी स्ट्रीट फूड में एक जो बड़ा ना आ रहा है अजीनोमोटो। जी बिल्कुल। तो वो मैंने सुना है कि वो बिल्कुल हेल्थ पर सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है वो। तो उस पे आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल करता है। अजीनोमोटो चाइनीज सॉल्ट है जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मेकर के तौर पे डालते हैं। लेकिन ये इसमें सोडियम कंटेंट है। ये जैसे ही हमारी बॉडी में जाएगा, कोई आपको पता थोड़ी ना वो स्ट्रीट फूड वाला कितना उसमें अजीनोमोटो डाल रहा है। आपके लिए जो चाउमीन बन रही है या बर्गर बन रहा है, बर्गर तो उसमें नहीं डलती, चाउमीन में डलता है अजीनोमोटो जी मेनली, जी जी। या मंचूरियन वगैरह में। तो आपको ये थोड़ा ना पता उसने कितने ग्राम डाला है। उसने तो उठाई चुटकी और डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी बॉडी के सोडियम आयंस इम्बैलेंस हो रहे हैं। सोडियम इम्बैलेंस होती है, पोटेशियम और क्लोराइड भी इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से आज आपने देखा होगा छोटी उम्र में बच्चों का बीपी बढ़ रहा है। जी 20-20 साल के लड़कों को किडनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जी ये जी कहीं ना कहीं इस अजीनोमोटो का कमाल है। मैं इसको डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जी। लेकिन मैं इसको एक फैक्ट बता रहा हूँ। एक फैक्टर है ये भी हमारी हेल्थ को इम्बैलेंस करने में। तो सर कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि हमें बिल्कुल अवेयर होना चाहिए इस बात से। सर मैं हमेशा मेरा अपने चैनल पे वीडियोस डालने का मतलब ही ये होता है कि आप लोग अवेयर रहो, आप लोग अपनी हेल्थ के लिए एटलीस्ट अवेयर रहो। जी बिल्कुल सर, कहीं ना क्योंकि सर आपने एक ये भी देखा होगा कि मैंने सुना था, पता नहीं मुझे भी ये बात सच है या ऐसा मिथ है, क्या अजीनोमोटो कैंसर का भी कहीं ना कहीं सर अभी कारण मैं है? अपने पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा कुछ फाइंड आउट नहीं किया है। अभी हाँ जैसे आपने पहले पहले एक बात पूछी थी कि आप इतना क्यों पूछते हो, हाँ बिल्कुल वो भी बिल्कुल। एक फैक्ट है कि हम इतना इसलिए पूछते हैं कि उस डिजीज का रूट कोज हमें पता चले कि आप क्या खाते हो, आपको क्या शौक है। वहां से हमें एक डिटर्मिनेशन होती है जी कि इस फैक्टर से ये प्रॉब्लम हो सकती है। जी सर। लेकिन अभी मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ आया नहीं है कि अजीनोमोटो खाया तो कैंसर हो गया, क्योंकि आज हर चीज में केमिकल्स है। तो मैं कैंसर के पेशेंट जब डील करता हूँ तो मैं पूछता हूँ। लेकिन अभी कैंसर का सबसे बड़ा एक आउट ऑफ द टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जी एक 70 साल के अंकल आए थे थोड़ा टाइम पहले, उनको ब्लड कैंसर था। जी जी तो बीकानेर से उनको कीमो वगैरह चली 1-2 साल,
कुछ रिजल्ट्स नहीं मिला, वहाँ से वापस आ गए। तो वहाँ पे 41 अरबी कैंप्स में वो अंकल मुझे मिले थे। जी जी। ठीक है, ही इज़ फ्रॉम फैमिली, मतलब वहाँ पे एज़ अ सेवादार आते हैं वो। तो उनको जब ट्रीट किया तो उनको मेडिसिन्स दी। अभी उनकी तो हिस्ट्री में कहीं भी नहीं था कि पहले तो ना ये फास्ट फूड होता था इतना साल पहले, नहीं नहीं, बिल्कुल ना बिल्कुल। ऐसा कुछ होता। तो हिस्ट्री में फाइंड आउट हुआ कि जो पानी आता है ना, अभी रिसेंटली उनको कैंसर हुआ 2 साल पहले, और हमारे पानी ये 4-5 साल से खराब आ रहा है जो पंजाब से हमारी नहरों में आ रहा है। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पानी बहुत बड़ा कार्सिनोजेनिक एजेंट है। आप लोग प्लीज अपने पानी के लिए भी अवेयर रहें। खाना बाद की बात है लविश जी, लेकिन 70% हमारी बॉडी में पानी है, हमें उसके लिए अवेयर होना पहले ज्यादा जरूरी है। जी जी बिल्कुल। तो सर अगर हम बात करें पानी की, हमारे सर आम घरों में आरओ लगा होता है, जी कहते हैं कि एक टीडीएस लेवल होता है शायद पानी का। जी, क्लोरीन का उसके अंदर होता है। तो सर कहीं ना कहीं हम अपनी तरफ से हर कोई कोशिश करता है कि जी आरओ बिल्कुल। लगा के रखें यार। तो आपके हिसाब से कोई ऐसी एडवाइस कि हम और डबल श्योरिटी कैसे ले सकते हैं सर प्योरिटी की? डबल श्योरिटी अगर आपको प्योरिटी की चाहिए तो सबसे पहले तो आप अपनी जो लोकल वाटर बॉडीज हैं जहाँ से आपके घर में पानी आ रहा है, जी आप वहाँ जाके देखो प्रॉपर सेडिमेंटेशन क्लोरिनेशन पानी का हो रहा है या नहीं, कहीं वो डायरेक्ट सप्लाई तो नहीं दे रहे आपको। सबसे पहला काम हमें ये चेक करना है कि वहाँ पे सेडिमेंटेशन और क्लोरिनेशन ढंग से हो। जी उसके बाद हमारे घर पे आरओ लगा हुआ है। देखो आरओ चाहे आज, पहले मैं मना करता था लोगों को कोई आरओ का पानी नहीं पियो, लेकिन आज मैं बोलता हूँ कि आप आरओ का पानी पियो। आपको अच्छा नहीं कुछ मिल रहा है, एटलीस्ट बुरा तो नहीं जा रहा शरीर में। सर्विस को आप अपने, हम लोग आलस में लालच में जैसे भी कहें, हम फिल्टर्स चेंज करवाना भूल जाते हैं। आरओ की एक परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर। आरओ का मतलब क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि उल्टे तरफ से प्रेशर लगा के पानी को छानना। तो जी। उस मेम्ब्रेन की एक इलास्टिसिटी, एक टाइम लिमिट है, हम जो उसको चेंज नहीं करवाएंगे तो वो हमारा ही नुकसान है। वो पानी छानना बंद कर देगी, पानी को ऑस्मोसिस करना बंद कर देगी। सर एक और क्वेश्चन कि जी आजकल सर लोग आपको लगता है कि मेडिसिन पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं? सर, दोनों ही केस हैं इसमें। जिनको बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम है वो खा खा के परेशान हो गए, उन्होंने मेडिसिन लेनी छोड़ दी हैं। और जो लोग ज्यादा हाइपोकॉन्ड्रिक है, यानी कहीं मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हो जाए, ये प्रॉब्लम नहीं हो जाए। मैंने आज भी ऐसे ऐसे लोग देखे सर जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो दिन में 10 गोलियां खाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो नहीं जाए। ओके। आज लोग वास्तव में मेडिसिन की जरूरत कम है, जी। लेकिन डर से मेडिसिन ज्यादा खा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। कि जैसे आप डॉक्टर होम्योपैथी में आए, तो आपने ये जो स्ट्रीम चुनी होम्योपैथी की, हम्म। तो ये कैसे आपको लगा कि मुझे ये स्ट्रीम मुझे चुननी चाहिए? ओके सर, ये बात है आज से 20 साल पहले की। मुझे स्किन में इचिंग हो गई थी, तो डिस्पाइट यूजिंग स्टीरॉइड्स यूज किए, ठीक है, जब तक स्टीरॉइड लगा लिया खा लिया तब तक ओके है। जी उसके बाद 6-7 साल तक मैंने स्टीरॉइड्स खाए, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, कोई रिलीफ नहीं हुआ। फिर मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन ली कहीं से, तो विद इन डेज मेरी एकदम इचिंग ठीक हो गई थी स्किन की। तो वहां से थोड़ा थोड़ा होम्योपैथी दिमाग में बैठनी शुरू हुई। फिर वो बोलते हैं ना, किस्मत जहाँ लेके जाए वहां चले जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे वैसे करके मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलना शुरू हुआ। अभी जयपुर में डॉक्टर लाडूना जी थे, उनसे मिलना हुआ एक बार। तो वहाँ देखा कि यार होम्योपैथी इज डूइंग मिरेकल्स, मुझे ये स्ट्रीम चूज करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने होम्योपैथी चूज करके इसके अंदर मिरेकल्स देखे भी हैं। मैंने कई सारे कैंसर पेशेंट्स पे रिसर्च भी की है और कई सारे पेशेंट्स ठीक भी हुए हैं। उन सबका एक अनऑफिशियल रिकॉर्ड डेटा मैंने बना के रखा हुआ है अपने पास। अभी जब मैं आगे की पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करूंगा तब मैं वो डेटा एक बुक प्रिंट करके मैं वो सबमिट करने वाला हूँ। जी बिल्कुल। सर एक प्रॉब्लम काफी देखी जा रही है, प्रॉब्लम रिगार्डिंग कोलेस्ट्रॉल। जी तो उस पे सर आप क्या कहेंगे? सी कोलेस्ट्रॉल क्या है? हमारी बॉडी के अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स का बढ़ जाना। ये जी वही फैट्स हैं लविश जी जो हमारे हार्ट की आसपास की वेनस सिस्टम में या आर्टेरियल सिस्टम में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं बाद में कि ब्लॉकेज आ गई, अभी बाईपास करनी पड़ेगी, स्टंट डालनी पड़ेगी। जी जी ये जी वही जी कोलेस्ट्रॉल है जो वहां जी। जाके इकट्ठा हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल के जो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने फाइंड आउट किए केसेस में, वो ये है कि पानी की कमी बॉडी के अंदर, हम लोग बहुत कम पानी पीते हैं। जी सेकंड जो रीजन उभर के अब नया आ रहा है वो ये है कि हम लोग मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं। नो डाउट वो बहुत हेल्दी है। पहले के टाइम में लोग बैल को पिलाते थे मस्टर्ड ऑयल की, उसको खेत में जाना है, हल जोतना है, तो उसको पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। लेकिन मस्टर्ड ऑयल में ट्रांस फैट्स बाकी ऑयल्स के मुकाबले ज्यादा है। जी। एक उसकी अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा है ताकि वो एनर्जी ज्यादा दे। लेकिन क्या आज हम खुद हल उठा के खेत में जोतने जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। नहीं यार। तो ट्रांस फैट हमारी बॉडी से निकल ही नहीं रहा, वो हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है। रिफाइंड है, मस्टर्ड ऑयल है, पानी की कमी है, ये सब मिलके कोलेस्ट्रॉल का कारण बनते हैं। सर हेयर फॉल का जो आज एक मेन सर प्रॉब्लम रह रही है, जो आज सर अगर मैं रील्स भी कहीं हम देखते हैं ना हेयर फॉल की,
तो वो सीधा ही जाती है गंजापन, ये प्रोडक्ट यूज करें अगले जी। दिन सेट हो जाएगा। तो होम्योपैथी का हेयर फॉल में जो हेयर फॉल का जो ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथी में है सर? तो मैंने जो अपने क्लिनिक में 6 स्टेज के हेयर फॉल को रिवर्स किया है। मतलब बिल्कुल एकदम गंजे सिर था, उसके बाल वापस लाए हैं हम होम्योपैथी की हेल्प जी से। जी जी। लेकिन हेयर फॉल का कारण क्या होता है? आजकल हमारी स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है, दूसरा हमारी डाइटरी हैबिट्स और तीसरा हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस। फीमेल्स में थायराइड बढ़ गया या पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी तो उनको हेयर फॉल होना एक लाज़मी सी बात है। मेल्स में हमारे टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी या टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया तो और जेनेटिक कंजेनाइटल फैक्टर्स बहुत बड़ा काम करते हैं हेयर फॉल में। तो इसका ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि आज हमने आप जैसे बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की कि आज लगाओ कल हेयर फॉल आ जाएगा, हेयर सही हो जाएंगे, बाल वापस आ जाएंगे। या आज एक कंपनी चल रही है इंडिया में बहुत बड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हर जगह उसकी सोशल मीडिया पे हर जगह पे उसकी एडवर्टीजमेंट है। लेकिन वो कंपनी क्या दे रही है सर? मिनोक्सिडिल। जी जी मिनोक्सिडिल जी। का इफेक्ट इतना बुरा है कि एक बार आपके बाल आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद मैंने जो देखा है दुगनी तेजी से बाल उतरते हैं। ओके। तो मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि वो मिनोक्सिडिल यूज करें। मैं हमेशा, इनफैक्ट आपको ही नहीं, मैं थ्रू आउट द वर्ल्ड मेरी हेयर फॉल के लिए मेडिसिन जा रही है और भी बहुत सारे टेली कंसल्टेशन से मेडिसिन जा रही हैं। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आपका जो कोई अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन का केस है वो चलने दो, बट अगर आप मिनोक्सिडिल यूज कर रहे हो आप उसको बंद कर दो। ओके। आजकल सर एडिक्शन की प्रॉब्लम बड़ी चल रही है, ड्रग्स एडिक्शन की। जी। तो आप देखोगे ना कहीं कि आम तौर पे आगे नहीं होता था, लेकिन स्कूल्स में भी मैंने ये देखा कि छोटे से जो नशे, और मुझे ये बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं है, मैंने कई स्कूल्स के मैंने बच्चों को देखा कूल लिप लगाते हुए, और वहीं लगाते लगाते आगे आज कॉलेज में तो ड्रग्स इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है सर आज के टाइम में। और ये एक कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है यूथ के मामले में भी और कहीं ना कहीं हर एज फैक्टर में भी। तो आप सर इस पे सर क्या कहना चाहोगे ड्रग्स एडिक्शन सर पे? मैं फैक्ट्स के ऊपर ये बताना चाहूंगा कि आज 10 में से 7 लोग किसी ना किसी तरह से ड्रग एडिक्शन के अंडर आ चुके हैं, चाहे वो मेडिकल नशा है, चाहे वो ट्रामाडोल की गोलियां या पेन किलर्स हैं। हर इंसान, 10 में से 7 इंसान किसी ना किसी फॉर्म में ड्रग्स को उसके एडिक्ट हो चुके हैं। और रही बात ये, आप मेजर ड्रग्स की बात कर रहे हो, तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इतने नहीं जितने हमारे रूरल एरियाज में ज्यादा आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सेकेंडली, अभी इनका कारण क्या है? देखो, हमारे पंजाब में, मैं सिंगर का नाम नहीं याद, हमारे उस सिंगर ने गाना गाया था, चिट्टिए नी तेरे लिए चिट्टा छाड़ दूं, इस तरह से कुछ गाना था। तो उस गाने ने उस यूथ को मोटिवेट किया या उस दुष्प्रेरित किया, मैं ये कहना चाहूंगा कि यूथ ने चिट्टा खाना शुरू कर दिया कि ये चिट्टा है क्या चीज जिसके लिए चिट्टी के लिए चिट्टा छोड़ दिया। अभी गाने में तो सिंगर को पता ही नहीं था कि क्या कर रहे, क्या हो रहा है, लेकिन जी यूथ उस गाने से दुष्प्रेरित होके चिट्टा का एडिक्ट हो गया है। और ये जी नशा ऐसी चीज है जो एक बार लग जाए तो वो छूटनी मुश्किल हो जाती है, जी क्योंकि बिल्कुल। डायरेक्टली ये न्यूरो साइकेट्रिक ड्रग्स होते हैं जो हमारे न्यूरो पे काम करते हैं। अभी ड्रग लेने के बाद होता क्या है, हमारा डोपामाइन है ना, वो बढ़ जाता है। उसके बढ़ने से इंसान को अपन बोलते हैं ना हाई हो गया, वो इसी वजह से होता है कि उसका डोपामाइन बढ़ गया, वो खुश है, अरे भाई क्या हाल है, कैसे है, सब बढ़िया एकदम मस्त। लेकिन जैसे ही उसके ड्रग्स का इफेक्ट खत्म होता है, डोपामाइन एकदम से गिर जाता है, ड्रॉप जी डाउन हो जी जी जाता है। वो जी। आपने देखा होगा, उसका डिप्रेशन में चला जाता है, रो रहा है, पीट रहा है, फिर उसको डोज चाहिए, फिर उसके डोपामाइन का फ्लड आता है। एग्जैक्टली। तो मैंने ऐसे कई सारे केसेस ठीक किए हैं, लेकिन सब के सब होम्योपैथी की हेल्प से ठीक किए। मैंने कभी भी एक नशा छुड़ाने के लिए दूसरा नशा शुरू नहीं करवाया। आपने अभी बात की स्कूल के अंदर कूल लिप्स लगा रहे हैं, वो एक या दो बच्चे ऐसे बिगड़ैल होते हैं कि लेके आए हैं स्कूल के अंदर। सबसे पहली बात तो मैं सभी स्कूल अथॉरिटीज को कहूंगा कि एटलीस्ट बच्चों की हफ्ते में एक बार चेकिंग जरूर करें। जी सर बिल्कुल। देखो शायद ये अनएथिकल लग सकती है बात, पर अगर हमें अपने यूथ को बचाना है तो हमें कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट जो स्टेप्स हैं वो लेने होंगे लविश जी। और रही बात जो आप ये कूलिप वगैरह की बता रहे हो, तो एक या दो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पीयर प्रेशर में आके कि क्या है, वो सभी स्टूडेंट्स को होता है, अरे यार वो कुछ कूल कर रहा है। अभी अच्छे और बुरे की समझ हमें उस स्टेज में नहीं होती है। स्कूल लाइफ में हमें अच्छे बुरे की समझ बहुत कम होती है। तो दूसरे भी देखते हैं कुछ ना कुछ तो कर रहा है, कूल लगना है, मुझे भी कूल लगना है, वो एक टीन एज में आ गए हम, तो वो भी उसको देख देख में लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एडिक्शन वहां से शुरू हो चुकी है। और सर जो आपने देखा होगा कि आमतौर पे बड़े शहरों में भी जी। ये ड्रग्स का सर ऐसे मिल गया, जो कई तो सर ऑन द जॉब भी ड्रग्स के हालात में होते हैं। जी। आमतौर पर सर जो देखा होगा ना, सारे नहीं, कुछ ड्राइवर्स भी हम्म। सर इसके शिकार हो चुके हैं कि जी। ऑन द ड्रग्स भी बिल्कुल कर सकते हैं। तो इनको सर अपने रिकवर किया जा सकता है?
सर अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो 90% ऑफ द केस हमने सक्सेस इसके अंदर अचीव की है। ओके। ठीक है, लेकिन अभी कौन क्या ट्रीटमेंट कैसे ले रहा है मैं उस पर नहीं, लेकिन अगर कोई हमसे ट्रीटमेंट लेता है तो मैं उसको कहीं ना कहीं रिकवरी एश्योर कर सकता हूँ। ओके सर। तो सर एक आपने और देखा होगा कि नींद की बड़ी समस्या आज के टाइम में बढ़ती जा रही है। ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो चुकी है नींद की कि 10 में से कहीं ना 4-5 लोग नींद की गोली लेके सो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सर क्या इसकी दिक्कत रहती है? गोली के साथ नींद आ जाती है और उसके बगैर नींद ही नहीं आती हमें। सर क्योंकि गोली हमारे माइंड के अंदर सारे सारे स्टिमुलस को रोक देती है, एक तरह से ब्लॉक कर देती है कि कोई भी उसके अंदर आना नहीं चाहिए, कोई स्टिमुलस नहीं आना चाहिए, कोई न्यूरॉन का मैसेज नहीं आना चाहिए। अभी सबसे बड़ी जो नींद की समस्या है ना, वो कारण ये है नींद की समस्या का। ओके। सबसे बड़ा कारण है ये। सेकेंडली, आज की हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया कि हम सोने से पहले अगले दिन की सुबह का सोच रहे हैं कि सुबह उठ के ये काम करने हैं। एग्जैक्टली। वो चाहे आप एक्साइटमेंट समझ लो या एंग्जाइटी समझ लो, वो नींद उड़ा देती है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, कल का प्लान है ना। बिल्कुल। हम फ्यूचर ज्यादा अपना मैनिफेस्ट करते हैं कि सुबह उठ के तो यार यहाँ जाना है वहां जाना है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके। आगे की चिंता करते हैं हम। देखो, हमारे चिंता करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं दो चीजों पे अपनी लाइफ को रखता हूँ। अगर तुम कुछ कर सकते हो किसी प्रॉब्लम के लिए, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थिंक फॉर द सॉल्यूशन एंड गो एंड स्लीप, दैट्स ऑल। अगर तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, वो होकर ही रहेगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत क्या है? जो होगा देखी जाएगी, सो जाओ जाके। एग्जैक्टली। सर आपने देखा होगा ना कि एक आमतौर पर ना एक बात बड़ी है कई शहरों में कि जो आमतौर अगर किसी को भी कोई छोटी मोटी खांसी लगी या कुछ होगा तो मतलब अपने के ना सेल्फ डायग्नोज करके सीधा मेडिकल पर गया बिल्कुल। और सीधा वहाँ सिरप ले आया और वहाँ जैसे पैरासीटामोल ले आया और ये ले आया। तो इसका सर क्या असर पड़ सकता है आगे? सर देखो, सबसे पहली बात, आप खांसी आना खुद में एक बीमारी नहीं है, खांसी एक सिम्टम है प्रॉब्लम का। जी। तो हम खुद जाके मेडिसिन ले आए, दैट्स ठीक है। एक एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन की हम खुद के लिए कॉन्शियस हैं, थोड़ी सी और कॉन्शियसनेस दिखा के अगर हम एक डॉक्टर से प्रॉपर मेडिसिन लेना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या मेडिकल से, देखो वो फार्मासिस्ट हैं, उनको भी इस फील्ड की नॉलेज है, लेकिन वो डायग्नोस नहीं कर सकते। वो सिर्फ सिम्टम्स के बेस पे आपको सॉल्ट दे सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए एक डॉक्टर जरूरी है हमें। तो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप एटलीस्ट एक डायग्नोसिस लें डॉक्टर से, उसके बाद मेडिसिन लें। सर डायबिटीज के बारे में सर आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल। डायबिटीज मेरा इंटर्नशिप में रिसर्च का टॉपिक रहा है। जी। जी बिल्कुल। तो ओके। 1000 पेशेंट्स पे मैंने खुद से पर्सनल एक रिसर्च कंडक्ट की थी डायबिटीज में। ओके। तो डायबिटीज का जो सबसे मेन कारण फाइंड आउट रहा है ना, अभी मैं आपको इस सेल्फ मेडिकेशन का भी बताता हूँ। उसके अंदर 45% पेशेंट ऐसे थे जिनको एंटीबायोटिक का यूज बहुत ज्यादा किया जिन्होंने अपनी लाइफ में, और उसकी वजह से उनका पैनक्रियास खराब हुआ है और उनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हुई। ओके। क्योंकि एंटीबायोटिक है कहाँ जा रही है, हम इतनी ज्यादा हमारे मुंह पे कहीं कील मुंह से निकल गए, पिंपल हो गए, हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक दे दो, हमारे फंक्शन है, हमने जाना है तो एंटीबायोटिक खा के चले गए, वो दब गया। एटलीस्ट उसके एंटीबायोटिक का असर क्या हो रहा है हमारी बॉडी के ऊपर? हम 600-600 mg की गोलियां खा रहे हैं, वो निकलेंगी ना कहीं, तो वो पैनक्रियास पे निकलेंगी, और पैनक्रियास पे ऐसा इफेक्ट आया उनका कि उसका इंसुलिन का सिक्रीशन ही खत्म हो गया। तो सर जैसे हम देख रहे हैं कि अगर एक मैं बात कहूँ मोटापे की, जी। तो क्या मोटापे का सर होम्योपैथी में इलाज है मोटापे का? जी देखो, बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन डिपेंड करता है उसका रूट कोज क्या कह रहा है। क्योंकि कई बार ओबेसिटी थायराइड की वजह से होती है कि थायराइड हाइपोथायराइडिज्म हो गया, तो ओबेसिटी आना एक नेचुरल सी बात है। कई बार स्ट्रेस से भी मोटापा आता है, और ओके। कई बार हमारी बहुत लंबे टाइम तक हम खाना नहीं खा रहे, फास्टिंग कर रहे हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स खराब हो रही हैं, वहां से भी मोटापा आता है। तो सर एक हमें सर कैसा लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए कि हम कोशिश करें कि कम से कम ज्यादा नहीं तो इस मोटापे से तो हम बचे रहें सर? सर देखो, लाइफस्टाइल की बात है तो आज की जेंजी है या कोई भी है, वो अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि उसके पास हेल्थ के लिए टाइम ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल के लिए बोलूंगा कि अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो। एटलीस्ट आपको अगर बॉडी में कहीं ना कहीं रोज 10 मिनट ना खाली जमीन पे लेट के अपनी बॉडी को फील तो करो कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन क्या कह रहा है। आपको आपकी बॉडी बोल के बताती है कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। ओके। उसको खुद अब फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि हमारी बॉडी नेचुरल काम कर रही है, कहीं उसके अंदर किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। आप 10 मिनट साइलेंस में जमीन पे लेटो, जी ठीक एटलीस्ट है। रोज, मैं सबको यही बोलूंगा। ठीक है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी हेल्दी है या नहीं। देखो,
डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, पर ट्रीटमेंट से पहले हमें खुद को पता तो होना चाहिए। हम लोग इसी भ्रम में जीते रहते हैं कि हमारी बॉडी नॉर्मल है, सांस चल रही है मतलब हम नॉर्मल है, लेकिन सिर्फ सांस नहीं चलानी, हमें हेल्दी जीना है। जी, बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है। ये मुझे सर एक बड़ी अच्छा टॉपिक लगा कि हम कैसे, एक बार फिर आप हमें बताना व्यूअर्स को कि जी हम कैसे कर सकते हैं सर? बिल्कुल, जब भी आपको टाइम मिले, जमीन पे एकदम शांत होके लेट जाओ, बिल्कुल 10 मिनट तक स्लो ब्रीदिंग के साथ अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करने की कोशिश करो। यू विल फील कि बॉडी में एक ऐसे करंट, थोड़ा सा ऐसे इस तरह की वाइब्रेशंस फील होंगी, आपको फॉर्मिकेशंस फील होंगी। आपकी बॉडी का एक एक ऑर्गन आपको फील करना है, आपको पता चलेगा कौन सा ऑर्गन सही काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। ओके सर, बिल्कुल। तो यहाँ से भी हम कहीं न कहीं मतलब बिल्कुल एक मैसेज ले सकते हैं वहाँ ऑर्गन से। ये खुद मैं इसको सेल्फ टॉक विद द बॉडी बोलता हूँ। ओके, जब मैं इसको करता हूँ तो मैं इसको सेल्फ टॉक विद द बॉडी बोलता हूँ। सेल्फ टॉक विद द लेकिन बॉडी। ये एक स्लीप मेडिटेशन करके आते हैं, ओके। योग निद्रा बोलते हैं, ये योग हाँ जी, निद्रा हाँ का जी। पार्ट है। ये खुद की बॉडी को फील करना, शरीर को एकदम जमीन पे छोड़ देना कि धरती की गोद में लेट गए हम। जी सर। तो सर आपने लास्ट में मैं यही कहूँगा कि बहुत-बहुत थैंक यू जो आपने हमारे लिए जो टाइम निकाला, और लास्ट में आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? और क्या सलाह आपकी तरफ से देना चाहेंगे कि बिल्कुल आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी? डॉक्टर्स को तो आपने कह दिया कि एक डॉक्टर ढूँढिए। तो अब जो व्यूअर्स हैं, जी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं व्यूअर्स को यही कहूंगा कि आप सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आप हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, हम चाहे कोई भी है, मैं हैं, लविश जी, जी जी, जी। हैं, कोई भी है, तो हम सबसे पहले देखते हैं यार मैं खाना बाद में खाऊंगा, मैं पहले वो काम करके आऊं। लेकिन उस काम के चक्कर में जैसे ही आपके खाने का टाइम ऊपर नीचे हो रहा है, आपकी हेल्थ भी ऊपर नीचे होना शुरू हो रही है। तो सबसे पहले खुद को रखें, खुद का ध्यान सबसे पहले रखें, क्योंकि जब हम खुद फिट होंगे तो ही हम आने वाली अपनी सोसाइटी को, जनरेशन को हेल्दी और फिट रख पाएंगे। जी सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल सर। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू। यू।